हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सारा वही वाला चैप्टर है ये जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। नेम बात समझ गए क्या? उसी का लेक्चर नंबर 1 आज अपन करने वाले हैं। आज अपन पूरा बेसिक जानेंगे पहले ऑर्गेनिक के बारे में, यार ऑर्गेनिक क्या है क्या नहीं है, ऑर्गेनिक कैसे डिस्कवर हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने, सब चीजें आज अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में ये रहेगा, बात समझ गए क्या? फिर अपन जो अपने टॉपिक्स हैं उसको ग्रो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्या है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बेटा मतलब अपन जनरल ना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेसिक, और ये ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, ये आपको थ्रू द 11th और 12th के हर एक चैप्टर में काम में। तो किसी बच्चे ने अगर जियो से मिस करी है ना 11th क्लास में, बेटा उसे 12th तो बिल्कुल नहीं समझ आने वाली, वो रटने वाला हो गया, फिर उसको 12th क्लास रटनी ही पड़ेगी ऑर्गेनिक। बात समझ गए क्या? तो बहुत ध्यान से पढ़ना। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो रहने वाला है बहुत ही बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे अपन? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ गए क्या? क्या पढ़ने वाले हैं अपन? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सारी बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लेक्चर में आपको बता देता हूं, आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च की जाने वाली है सून। देखो 3 बैचेस हैं नीट वालों के लिए। एक है बेटा 1 मिनट लूंगा आपका बस, 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए, जो कि नीट 2027 में जो होने वाला है उन बच्चों के लिए है। एक है पराक्रम बैच, ठीक है, ये निर्माण बैच है। एक नीट 2026 के लिए है फ्रॉम 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट। एक हमारे पास अभ्यास बैच है जो कि नीट 2026 ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? हमारे पास ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। तो कुल मिला के 3 बैचेस हैं। जो बच्चा 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में आया है तो वो इस वाले कोर्स को चुन सकता है। यदि कोई 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा मूव कर रहा है तो इसको, और यदि कोई 12वीं पास कर चुका है तो वो ये वाला। और कोर्सेज बेटा, हमारे कोर्सेज के अंदर क्या फीचर्स है, देखो आपको शानदार फीचर मिलने वाले हैं। देखो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा, डेली रिवीजन टेस्ट, DRT। ये क्या होता है? ये सब आपको डिफरेंट है। जैसे सैटरडे संडे जब भी आप टेस्ट दिया होगा, मान लो आपने कभी, एक टेस्ट होता है ना हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन टेस्ट होते हैं, बात समझ गए? मतलब ओवरऑल अल्टरनेट सैटरडे होता है कहीं पर अल्टरनेट संडे होता है। तो इस तरीके से प्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो आपको मिलने वाली, उसके लिए तो आप निश्चिंत हो कि प्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी। परंतु ये DRT क्या है सर? ये DRT है सर, डेली रिवीजन टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं कि अगर मान लो आज अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको आप घर जाके रिवाइज करोगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया नहीं आया या कुछ आपका वीक रह गया, तो ये आपको कैसे पता लगेगा? तो जब आप नेक्स्ट दिन क्लास में आओगे बेटा, नेक्स्ट दिन क्लास ज्वाइन करोगे, तो जब क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा। उसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायोलॉजी भी होगी 10 क्वेश्चन के अंदर, और उनमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रीवियस क्लास में आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए गए, जो प्रीवियस क्लास में आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए गए हैं। बेटा क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो यार यस या नो। बिल्कुल सर। तो उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि DRT डेली रिवीजन टेस्ट हमारे पास होगा। डेली PDF नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। क्या प्रोवाइड होंगे? डेली PDF नोट्स आपको मिलेंगे बेटा। बात समझ आ गई क्या? और पेरेंट ऐप अवेलेबल है। पेरेंट ऐप क्या है सर? पेरेंट ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आपके पेरेंट के पास ये ऐप इंस्टॉल रहेगा। उसमें आपको मतलब उसमें पता चलेगा कि आपकी DRT के मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रेगुलर अटेंडेंस कितनी है क्लास में, ये सब चीज़ें। दूसरा, वीकली डाउट रेजोल्यूशन हमारे पास रहेगा, 101 मेंटरशिप हमारे पास रहेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं जनरली। देखो जब भी बच्चा 11th क्लास में आता है, ठीक है ना, 10th से जंप करके, तो वो देखता है कि यार केमिस्ट्री, जैसे 10th में तो केवल 4 ही चैप्टर थे, परंतु यहाँ पर केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिकल, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक, और एक हो जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक। अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, देखो समझो। कार्बन की जो केमिस्ट्री है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में से अपने पास 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट निकला जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ी। क्यों?
क्योंकि उसके कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपन सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक यूज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बात समझ रहे हो क्या? और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं बेटा। किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। तो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी चीज आप यूज करते हो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की बनी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जनरली अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो जैसे आप देखो, आप जो कपड़े पहन रहे हो पॉलिस्टर वगैरह, दीज ऑल आर पॉलीमर वगैरह, ये जितने भी अपने सूट्स आते हैं, जैकेट्स आते हैं, कपड़े आते हैं, ठीक है ना, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब किसके बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं। बात समझ गए क्या? आप अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह ये सब यूज करते हो जनरली, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई पहले तो ऐसा कहा जाता था, देखो बहुत सी थ्योरीज है मैं बताऊं। भाई पहले ऐसा कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होते हैं। बात समझ रहे हो क्या? यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में या इस तरीके से, मतलब एक वाइटल फोर्स के थ्रू वो जनरेट होते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस एक ऐसा साइंटिस्ट था उस जमाने का, एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मतलब बहुत नामी साइंटिस्ट। तो उसने कहा कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन कभी भी लैब वगैरह में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या? तो लेकिन बाद में धीरे धीरे एक साइंटिस्ट, मतलब जैसे ही समय बीता तो एक साइंटिस्ट आया ऐप होल्ड करके, उसने लैब के अंदर अमोनियम साइनेट पर, ठीक है ना, NH4CN अमोनियम साइनेट पर, NH4CN अमोनियम साइनेट, चूंकि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर स्टडी कर रहा था, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा तो पता चला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। तो जैसे अपन देखें तो लैब में फर्स्ट डिस्कवर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? अपने पास यूरिया होता है बेटा, NH2CO और NH2। बात समझ गए क्या? दैट इज कॉल्ड यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास जनरेट हुआ वो कौन सा था? यूरिया था। क्या मेरी बात समझ आई क्या? बहुत शांति से पहले अपन समझेंगे ऑर्गेनिक क्या है। बात समझ रहे हो क्या? आप जैसे मैं आपको बताऊं, नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी आपने, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ रहे हो क्या? आप चाहे माचिस देख लो, अगरबत्ती देख लो, कुछ भी देख लो, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब हमारे आसपास हर जगह 5 मिनट भी अपन बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के नहीं रह सकते। तो देखो कार्बन ने अपनी खुद की एक कितनी वास्ट केमिस्ट्री बना ली कि उसके नाम से एक अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ा, दैट इज ऑर्गेनिक। केवल और केवल एक एलिमेंट के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बनाना पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत वास्ट। और बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ने ना, जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखो दो तरीके के आपके पास विकल्प होंगे ऑर्गेनिक पढ़ते समय, ठीक है ना। विकल्प मतलब दो तरीके से आपको ऑर्गेनिक लगेगी, ठीक है। जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन स्टार्ट करते हैं ना बच्चा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही चीज होंगी, दो ही चीज होंगी। कौन सी दो चीज? ध्यान से समझ लो। या तो बच्चा कहेगा कि सर मुझे तो ऑर्गेनिक से प्यार हो गया है, कहने का मतलब ऑर्गेनिक उसको इतनी अच्छी लगेगी कि वो कहेगा सर मुझे तो ऑर्गेनिक ही पसंद है। और दूसरे आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर आपने इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ा तो आप कहोगे सर मुझे तो ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे दो तरह के होते हैं। देखो फिजिकल का क्या है कि फिजिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक चैप्टर समझ नहीं आया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा नहीं आएगा। परंतु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा फंडा है बेटा कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चले तो आपको रत्ती भर दूसरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। जैसे मैं आपको ना चैप्टर की सीरीज बताता हूँ पहले ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। पूरी ऑर्गेनिक को समझो, पूरी ऑर्गेनिक को जानो, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे, उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ना मतलब स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगी। देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करेंगे क्या, स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज
अपन पढ़ते हैं कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रीड कैसे करेंगे, हाउ टू रीड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने वास्ट है ना बेटा कि हर कोई चीज का, भाई किसी दूसरे देश में जाओगे आप तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कपड़ा ही क्यों ना होगा, इस कपड़े का नाम दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना। आप मान लो नेप्थलीन बॉल्स है, यहाँ अपन बोलते हैं, मान लो वो अपनी भाषा में कुछ और बोलते हो, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, और साला कंपाउंड इतने सारे हैं कि हम किस किस को डिफरेंशिएट करने बैठेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है बेटा, वो है IUPAC। क्या अपने पास IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो IUPAC है, IUPAC नेम, वो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? IUPAC नेम आपको आना चाहिए बच्चा। अगर IUPAC नेम नहीं आएगा ना तो भूल जाओ कि आपको आगे ऑर्गेनिक समझ में भी आएगी। मुझे एक बात बताओ, यदि तुम्हें कंपाउंड्स को पढ़ना ही नहीं आ रहा है, यदि तुम्हें कंपाउंड्स को पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो तुम आगे कैसे प्रोसीड करोगे यार? बताओ कैसे प्रोसीड करोगे? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने 10th क्लास में बहुत नॉर्मल सा IUPAC पढ़ा होगा बेटा, बहुत नॉर्मल सा IUPAC। मैं बताऊं आपको, बहुत नॉर्मल सा, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, याद आया? 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, याद आया? मतलब इतने नॉर्मल नॉर्मल से आपने IUPAC पढ़े होंगे, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनल, ठीक है ना, मतलब एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप के, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप के, कार्बोक्सिलिक के, एस्टर के, बस मतलब 3-4, ठीक है। लिमिटेड मतलब 10th केवल बच्चों को ऐसे ऐसे खाली ऐसे हवा लगाई जाती है ऑर्गेनिक की, बस वापिस आ जाओ। क्यों? क्योंकि 10th में तुम्हारे बस की नहीं है। फिर क्या होता है, 11th में आते हैं तो उनको मिलता है एक बहुत बड़ा झटका कि उनके लिए अलग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें पूरा डिटेल्ड में ऑर्गेनिक पढ़ना होता है। देखो ऑर्गेनिक में जो है ना, अगर अपन बात करें 11th और 12th, तो सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं, और ये जो चेन बनी हुई है ना ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग से, अगर इस चेन को पकड़ते हुए आप नहीं चले ना तो डूब जाओगे भैया। कहने का मतलब है कि आप सोचो कि एक नदी में चेन लगी हुई है और उस चेन को मैं छोड़ दूं और तैर के जाऊं और आगे से चेन पकड़ लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। यहां चेन सीरीज वे में, मतलब चेन पकड़ के ही आपको नदी पार करनी है, ठीक है ना। चेन छोड़ के इधर उधर तैर के वापस चेन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो चेन कभी हाथ में ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बात समझ गए क्या? जैसे अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मान लो किसी बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री, मान लो 11th में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12th में वो इस फिजिकल का हर चैप्टर पढ़ सकता है। थोड़ा सा बेसिक उसको नॉलेज चाहिए होगा, वो टीचर हर क्लास में करा देता है, और वो बिल्कुल एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे 12th क्लास में फिजिकल का पहला चैप्टर अगर अपन बात करें अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज आता है। किसका यूज आता है? कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज आता है। तो कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी ने पहले से ही दे दी 12th में, तो वो पढ़ानी पड़ेगी, हालांकि वो 11th में पढ़ते हैं अपन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स आर नॉट एज मच इंटरकनेक्टेड कि आप उसको समझ नहीं पाओ। बट अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड है, ध्यान से समझना। अपन ने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन को नेमिंग आनी चाहिए। IUPAC नेमिंग अपन को आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नाम लिखना नहीं आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए, या नॉमेनक्लेचर आप इसको बोल सकते हो। जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा ना, तब तक आप कैसे बताओ आगे पढ़ोगे? अगर आप किसी इंसान का नाम नहीं जानते तो उसको कैसे ढूंढोगे? उसके बिहेवियर को कैसे जानोगे? वो कैसा है, ठीक है ना, कैसे पता करोगे आप? ठीक है ना, अगर आप नाम नहीं जानते तो आधार कार्ड वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से
हर एक बंदे का आधार कार्ड पे एक नाम होता है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेम होता है। बात समझ रहे हो क्या? कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके इंपॉर्टेंट है वो अपन लिखाएंगे, बट कॉमन नेम से आप जनरली हर चीज को अलग अलग बोलते हैं। एसीटोन को अपन यहाँ बोलते हैं एसीटोन हो गया जनरली, किसी और जगह के उसको कंपाउंड को कुछ और भी बोल सकते हैं, बट आईयूपीएसी नेम पूरे वर्ल्ड में फिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अच्छा, आईयूपीएसी पढ़ने के बाद ना बेटा अपन पढ़ते हैं क्या नाम है, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? सिर्फ अभी नाम सुनो, केवल मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ, सीरीज। और ये क्यों बता रहा हूं ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्यों बताई है। ठीक है, तो आईयूपीएसी के बाद अपन क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में क्या होता है सर, जरा बताओ तो। देखो, आइसोमेरिज्म क्या है कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एक ही है, परंतु वो अरेंजमेंट अलग अलग करके अलग अलग कंपाउंड बना लेता है। तो ये भी एक बड़ी बड़ी शानदार सी जो है, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक बड़ी शानदार सी इसमें डिफरेंट लेवल का कॉन्सेप्ट है कि एक कंपाउंड एक है, परंतु वो अगर अरेंजमेंट अलग अलग कर ले तो वो अलग अलग कंपाउंड बन जाता है। बात समझ गए क्या? मतलब कि आपके पास कार्बन नंबर सेम होगा, आपके पास हाइड्रोजन नंबर भी सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें ऑक्सीजन हुआ तो वो भी सेम नंबर का होगा, परंतु अगर वो अरेंजमेंट अलग अलग कर ले तो कंपाउंड ही अलग अलग बन जा रहे हैं ऑर्गेनिक। दैट इज आइसोमेरिज्म। दैट इज आइसोमेरिज्म। वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए क्या? क्यों? बच्चा क्या सोचता है कि यार मैं आईयूपीएसी क्यों ही पढ़ूं, मैं तो डायरेक्ट जीओसी पे जंप कर जाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, मैं तो डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे जंप कर जाऊंगा। नहीं, नहीं। अगर आपने 11th की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला? ये चेन है जिसको पकड़ के चलना ही पड़ेगा। बीच में छोड़ दिया तो बस रटने वाला काम हो जाएगा कि बस वो बोर्ड में पास होना है तो रट लो कि ये रिएक्शन होती है तो होती है। उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, उसी से रिलेटेड बन के कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसको नहीं कर पाओगे। वो जब तक नहीं कर पाओगे तब तक, जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। आज समझ गए? तो अपन ने कहा कि यार सबसे पहले अपन आईयूपीएसी पढ़ते हैं। आईयूपीएसी में अपन नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर क्या होता है वगैरह वगैरह सारी चीजें। उसके बाद अपन आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो ऑर्गेनिक का है वो जीओसी ही कहलाता है, क्योंकि जिस बच्चे को जीओसी आती है यानी जनरल चीजें आती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो सारे क्वेश्चन, वो सारी रिएक्शन को अच्छे से समझ सकता है और याद कर सकता है और उनके क्वेश्चंस भी कर सकता है। बात समझ गए क्या? उसके बाद बेटा देखो, आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, उसके बाद एक टॉपिक आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। वो भी जनरली जीओसी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, वो सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। किसमें पढ़ते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगर किसी बच्चे को रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है ना, तो वो रिएक्शंस को समझ नहीं सकता। आगे के चैप्टर्स की जो रिएक्शन है उन रिएक्शन को समझा ही नहीं जा सकता है जब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा।
बात समझ गए क्या? तो दीज आर द बेसिक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स इसके बाद स्टार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर आता है 11th क्लास में, हाइड्रोकार्बन। मतलब चैप्टर तो आईयूपीएसी है परंतु हाइड्रोकार्बन। कोई बच्चा सोच रहा है कि यार मैं जीओसी नहीं पढ़ूं और हाइड्रोकार्बन सीधा पढ़ लूं तो नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने जीओसी नहीं पढ़ी हो, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा हो और वो हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से समझ ले। नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा ये सोच के चल रहा है मैं हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ूंगा और मैं 12th का डायरेक्ट हेलो एल्केन हेलोरीन वाला, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले, हेल्डिहाइड कीटोन वाले, अमीन्स वाले चैप्टर पढ़ लूंगा, तो बेटा पॉसिबल नहीं है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ गए क्या? ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक में तो भी ऑर्गेनिक समझ आ जाएगी। समझ नहीं, वो रटने में आएगी, समझ में नहीं आएगी, वो रटनी पड़ेगी। बात समझ गए क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का केवल और केवल मात्र एक ही तरीका है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बेसिक से चल करके स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा। एक भी चेन छूटी तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट वीक और आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, क्योंकि यहां पर यही तो होगा, अपन रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाएंगे ऑर्गेनिक में, रिएजेंट डालेंगे, प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा फिर कि कैसे बना, क्यों बना, क्या बना। बात समझ गए क्या? तो ये चेन है, इस चेन को फॉलो करते हुए चलना है। और 11th क्लास तक के लिए मैं बता दूं कि 11th क्लास में अपन को कहाँ तक पढ़ना है। 11th क्लास में तो यहाँ तक होता है, इसके बाद एक चैप्टर होता है रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद, कौन सा? हाइड्रोकार्बन। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। बात समझ गए क्या? हाइड्रोकार्बन के बाद बेटा हमारे पास 12th के चैप्टर्स आते हैं। जैसे मोस्टली मैं बताऊं आपको, हाइड्रोकार्बन के बाद अपन को मिलेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, इसके बाद अगेन 12th के अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, ये सब चैप्टर्स अपन को मिलने वाले हैं। तो कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट, मान लो 12th में हो, 12th में, 12th में हो तो मान लो 12th में हो या 12th में आप आ जाओ या 12th में हो, कोई बच्चा सोचे कि मैं हेलो एल्केन हेलोरीन डायरेक्ट पढ़ लूँ, नहीं पॉसिबल नहीं। अगर उसका ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ गए क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, क्या मेरी बात समझ आ गई? कि यार ये मैंने आपको रोड मैप बताया है कि ऑर्गेनिक को पढ़ा कैसे जाता है। आप कहीं से भी उठा करके कुछ भी पढ़ने लग जाओ ऑर्गेनिक में तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हो अपने आप। यू आर वेस्टिंग योर टाइम if you don't run with this organized manner in the organic। अगर आप भागते नहीं हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑर्गेनिक के अंदर बेटा, तो ऑर्गेनिक आपको पीछे छोड़ देगी। बात समझ गए क्या? और अगर आपको ऑर्गेनिक को पीछे छोड़ना है, और मैं कह रहा हूं ना, दो ही तरह के बच्चे हैं ऑर्गेनिक में, दो ही तरह के बच्चे होंगे। एक वो जो बोलेगा कि सर मुझे ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो वो बच्चा वही है जिसने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑर्गेनिक को समझा है। बात समझ गए क्या? और एक बच्चा कहेगा कि सर मुझे ऑर्गेनिक में, देखो आपको मिलेंगे जरूर, आपके आप ही के बीच में आपके फ्रेंड्स होंगे जो ऐसा बोलेंगे आपको कुछ समय बाद कि सर मुझे तो ऑर्गेनिक में, सर क्या मतलब, तुम तो दोस्त हो ना उसके, तो दोस्त बोलेगा यार मुझे तो ऑर्गेनिक में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा क्या करेगा? वो आईयूपीसी नहीं पढ़ेगा, वो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ेगा, वो जीओसी को सीरियस नहीं लेगा। वो तो ऐसा सोचेगा, उसको टीचर ये बोलेगा कि यार हाइड्रोकार्बन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, तो वो केवल और केवल उस वाले चैप्टर पर फोकस करेगा। परंतु परंतु हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए आपको ये वाला सीरीज भी आना चाहिए। बात समझ गए क्या? अरे बोलो यार यस या नो। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक का खेल बड़ा रोमांचक है और इस रोमांचक खेल को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनिक को पढ़ना होता है। स्टार्ट करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले अपन कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? कार्बन की वैलेंसी क्या है?
और क्यों कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, क्यों कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है? स्टार्ट कर दिया जाए क्या, बताओ यार? अरे बोलो यार, सर आपने तो पूरा हमको हिला ही दिया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनिक होती है। हम तो सोच रहे थे ऑर्गेनिक बहुत इजी है, बहुत इजी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि यार सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बनी है पूरी की पूरी, मैं कह रहा था कि यार एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस एक ऐसा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम उस जमाने का। वो कहता था वाइटल फोर्सेस के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आप उन्हें लैब में नहीं बना सकते। परंतु बर्जीलियस को चैलेंज करने वाला एक साइंटिस्ट कुछ सालों बाद आया, एफ होल्ड। उसने क्या करा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। फिर उसके बाद तो और साइंटिस्ट आए, मतलब कॉल्ब वगैरह, और ये मतलब बहुत चेन चलती गई। फिर तो साइंटिस्टों की बहुत सारे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने लग गए, लैब में बनने लग गए। बात समझ गए क्या? एक बनने की देरी होती है, फिर तो सारी चीजें, फिर तो और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बात समझ गए क्या? तो ये वाली बात है। तो अमोनियम साइनेट से सबसे पहला लैब के अंदर ऑर्गेनिक, ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो मैंने कहा हर जगह ऑर्गेनिक है, परंतु लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना बेटा? यूरिया। कौन सा बना? यूरिया। बात समझ गए क्या? अब थोड़ा सा कार्बन को अपन स्टडी करते हैं कि कार्बन क्या है। देखो कार्बन की अगर अपन बात करें बेटा, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है हमारे पास, उसके दो बहुत ही शानदार से नेचर है। आपने 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर अपन कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के बेटा हमारे पास दो बहुत ही शानदार से नेचर हैं। कौन कौन से? देखो कार्बन के हमारे पास दो बहुत ही शानदार से नेचर हैं। सबसे पहला नेचर अगर अपन कार्बन की बात करें तो वो है इसके अंदर कौन सा? टेट्रावैलेंसी। पहला नेचर कौन सा है? टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है बेटा। क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी। यानी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 4 लोगों से वो एक साथ संबंध बना सकता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन वो कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या यार? बोलो यस या नो? बिल्कुल सर। चलो दूसरा उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। मतलब कैपेसिटी टू मेक लॉन्ग चेन विथ इटसेल्फ। मतलब खुद के साथ, खुद से बहुत प्यार है इसको, बेशुमार है इसको। क्यों? ऐसा क्यों? खुद से बहुत प्यार है और बहुत बेशुमार है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही जैसे के साथ बहुत ही लंबी चेन, यानी बॉन्ड पे बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। बात समझ गए क्या? इसी प्रॉपर्टी को अपन कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेल्फ लव। बात समझ गए क्या? खुद ही खुद से जुड़ता रहेगा और जुड़ के आप देखोगे लंबी लंबी चेन बनाएगा, लंबी चेन। बात समझ गए क्या? तो दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। बात समझ गए? अरे बोलो यार यस या नो? बोलो, अरे बोलो भैया बोलो। ठीक है, तो भैया कार्बन के पास हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक हमारे पास टेट्रावैलेंसी है, एक हमारे पास कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या होती है? कैपेसिटी टू मेक लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ, खुद ही के साथ लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड ये बना सकता है। अब 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन जानना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, आप देखोगे जेई में, इवन नीट में तो आता ही है, जेई में भी। मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन कि केवल और केवल एक कार्बन चेन आपको दे रखी है और उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है बेटा। क्या पूछ लिया जाता है?
हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है। बात समझ गए क्या? तो कार्बन हमारे पास जो है कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है वो हम पहले जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन जानते हैं कि कार्बन, पहला तो अपन ने ये जान ही लिया कि यार कार्बन जो है भैया वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, दूसरा वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मींस कैपेसिटी टू मेक लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ। बात समझ गए? कैपेसिटी टू मेक लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ। बात समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब अपन ने कहा कि यार हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें बेटा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन का हमारे पास 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कितने तरह का बच्चा? 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो कर सकता है। ठीक है ना? एक अपन पढ़ेंगे इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। देखो ये नहीं बताऊंगा ना तो आगे समझ नहीं आएगा। मैं आगे बोलूंगा कि sp3 कार्बन था, उसमें से एक लिविंग ग्रुप निकल गया, वो sp2 बन गया। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए ना sp3 कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन क्या होता है, sp कार्बन क्या होता है। बात समझ गए क्या? अरे बोलो यस या नो। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा कि यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपन बात करें तो sp3 में क्या होता है बेटा कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 4, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड बनाने के बाद मतलब चारों ही जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होता है। एक भी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन में अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उस समय उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है बेटा? sp3 होता है। 4 बॉन्ड यदि सिग्मा बॉन्ड वो बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो पढ़े ना, अगर s और p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, s और p, ठीक है ना, s का 1 और p के 3, इस तरीके से याद है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एक s होता है और ये 3 p होते हैं। बात समझ गए क्या? तो ये एक s हो गया, ये pz हो गया, ये आपका px हो गया, ये आपका py हो गया। तो जब ये आपस में मिलकर के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और तुम्हें पता हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके का बनता था। केमिकल बॉन्डिंग में याद करो यार, किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। अब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ाऊंगा। ये अपने पास इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। एस और पी मिलकर के, एस और 3 पी मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसका नाम होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ गए क्या? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बेटा वो 4 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, 1 2 3 और ये यहाँ पर 4। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो भैया यस या नो। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉन्ड बनेंगे। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसका रहने वाला होता है वो जनरली टेट्राहाइड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल कैसा, ध्यान से समझना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें पता है स्ट्रक्चर कैसा रहता है? टेट्राहाइड्रल। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ बॉलिस्टिक मॉडल्स भी हैं, तो ध्यान से समझना बॉलिस्टिक मॉडल से आप कैसे समझते हो। ठीक है, थोड़ा सा समय देना कि आपके सामने पेश है एक कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है। ये रहा, ध्यान से देखो इसको। ये काला वाला कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन हैं, ये थोड़ा सा इसका टांग टेढ़ा हो गया, इसको अपन सीधा कर देते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3 4 वैलेंसी रखता है और 4 बॉन्ड बनाता है और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कि नहीं करता है? तो अगर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रही है बेटा तो उस समय के दौरान यहाँ पे आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। कौन सा रहता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हो? 4 बॉन्ड बन रहे हो। 4 बॉन्ड मतलब चारों सिग्मा होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिग्मा। ये भी सिग्मा। कोई पाई हो गया तो वो फिर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा,
ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा कार्बन का। क्लियर है बात। दूसरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है sp2। दूसरा कौन सा शो करता है? ये शो करता है sp2। दूसरा हमारे पास ये शो करता है sp2। sp2 कैसा होता है सर? तो ध्यान से समझना, sp2 यदि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, बात समझ गए क्या, और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड हैं, बात समझो। यहाँ पे फिर ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड भी है। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इस एक कार्बन पे आप देखो, अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में दो बॉन्ड हैं तो एक तो सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? पाई। दूसरा क्या होता है? पाई होता है। बात समझ गए क्या? तो इस समय जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 और ये 3। पाई वाला कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। बात समझ गए क्या? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। अरे बोलो यार, क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अच्छा, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड। बात समझ गए? चलो इस तरीके से। तीसरा अगर अपन बात करें हमारे पास, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हो सकता है sp। कौन सा हो सकता है? sp कब होगा सर? sp हाइब्रिडाइजेशन तब होगा बेटा जब कार्बन और कार्बन के मध्य में 3 बॉन्ड बन जाए। कितने बॉन्ड बन जाए? 3 बॉन्ड बन जाए। देखो कार्बन की प्रवृत्ति है 4 बनाने की, तो वो 4 तो बनाएगा ही। आप देखोगे इस कार्बन के तो 1 2 3 4 बन रहे हैं, परंतु सिग्मा कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन तो उसी चीज पर डिपेंड करेगा क्या? बोलो यार। बिल्कुल सर। तो यहां पर भी जैसा अपन ने देखा कि भैया कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, 1 2 3। क्लियर है? बोलो यार। बिल्कुल सर। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला कार्बन है हमारे पास, ये रहा और ये रहा, ठीक है ना। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बहुत बेसिक, पूरा बेसिक। किसी को अगर ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं पता ना, तो देख लेना पूरा लेक्चर ये वाला, समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक में क्या क्या अपन पढ़ेंगे। बात समझ गए क्या? तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास ये वाला कार्बन है सर, और इस कार्बन में आप देखोगे तो एक सिग्मा हो गया, एक क्या हो गया? ये सिग्मा हो गया, और एक हमारे पास ये पाई हो गया, और ये वाला भी हमारे पास पाई हो गया बेटा। ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया? पाई हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? बताओ यस या नो। अरे बोलो रे भैया, बोलो बोलो। क्या हो गया? पाई हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर, पाई हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो जाती है कि ये कार्बन है, इसके पास सिग्मा सिग्मा है, ये 2 सिग्मा, ये यहाँ पर एक भी एक सिग्मा, ये सिग्मा। तो 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, क्योंकि सिग्मा तो एक ही हो सकता है। तो वापिस कार्बन के पास देखो 2 ही सिग्मा है, तो 2 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp। क्या हो जाता है? sp। और 2 सिग्मा पे और 3 सिग्मा पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? sp2। क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तुम्हें पता है, बहुत बार, कि आप हाइब्रिडाइजेशन लिखो कार्बन का। क्या लिखो? हाइब्रिडाइजेशन लिखो। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर अपन ने कहा कि यार डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। ये है हमारे पास बेटा कार्बन, कार्बन और कार्बन, 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 इस तरीके का। ठीक है ना। अब आप देखो, ये 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है, ये लो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बने हुए हैं इसके, 1 2 3 4 बने हुए हैं इसके। चलो अब आप हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा, बताओ जरा क्या होगा। अगर अपन यहाँ पे देखें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो बेटा इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो देखो 1 2 3 सिग्मा, क्योंकि एक तो पाई है, तो 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इस कार्बन को 1 2 3 सिग्मा है, क्योंकि एक तो पाई हो गया, ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा।
इसमें देखें तो केवल और केवल 1 2 यहाँ पर 1 2 1 2 3 4, इसके तो यहाँ पर आएगा ही नहीं बॉन्ड, ठीक है ना। इसके देखें तो 1 और 2, बाकी 2 तो पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है, केवल और केवल ये और ये सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, एस। बात समझ गए क्या। इस कार्बन में देखें तो 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, बाकी 2 पाई हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। इस कार्बन के लिए देखें तो 1 सिग्मा बाकी 2 पाई है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। क्या आपको ऐसे चेन में हाइब्रिडाइजेशन पता करना आ गया क्या यार, बताओ। अरे बोलो भैया, क्या आपको इस तरीके से चेन्स में हाइब्रिडाइजेशन पता करना आया या नहीं आया। बहुत इजी है ना। तो कार्बन कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। एक कर सकता है sp3, एक कर सकता है sp2 और एक कर सकता है sp। बस आपको हाइब्रिडाइजेशन पहचानने के क्वेश्चन भी आते हैं, पता है आपको। हाइब्रिडाइजेशन पहचानने के क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे इवनली। आप ये देख लो, मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन पहचानना होता है पूरा। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कितने इजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आगे बढ़े अपन और करें। अरे बोलो बच्चा, आगे करें क्या। अरे बोलो यार, करें क्या आगे। बिल्कुल सर। चलो, अब जैसे मैंने कहा यार, ये वाला है। जैसे क्वेश्चन और कैसे आता है, और कैसे क्वेश्चन आता है पता है आपको, कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनना। जैसे अपन बात करें तो कार्बन की एक फुल चेन बनाता हूँ मैं, फुल्ली चेन। इस तरीके से मैंने कहा कि यार मेरे पास CH3 है, ठीक है ना, CH2 है, C है, यहाँ पर CH3 लगा है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, और यहाँ पे C और यहाँ पे H लगा है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 लगा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो अब की बेटा ना, कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है, ध्यान से समझ लो। तो जैसे ये CH3 है, CH3 मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, वो सिग्मा है, एक ये भी सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे भाई, 3 तो हाइड्रोजन वाले और एक ये वाला। किसी एक एटम से एक बॉन्ड बनाना तो वो सिग्मा ही होगा ना, बात समझ गए क्या। और यहाँ पे देखो तो कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ एक और एक ये 4, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 सिग्मा और ये चौथा तो पाई है, तो 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp2, क्योंकि ये तो सिग्मा हो गया और ये क्या हो गया, पाई हो गया। बात समझ गए क्या। इस कार्बन में देखें तो 3 सिग्मा और ये की 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें देखें तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन sp2। इस कार्बन में देखें 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन sp3। बात समझ गए क्या। एक तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, जनरली ऐसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन। ध्यान से सुनना, ठीक है। हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, how many number of sigma and pi bonds, how many number of sigma and pi bonds in the following। बोलो यार, हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग, ये आपको पूछेगा। जैसे आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दे बेटा, मान लो ये वाला दे दिया CH3, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपको ये O और ये H दे दिया, ठीक है। कैसा भी कंपाउंड हो सकता है, देखो कुछ भी, ये भी ऑर्गेनिक है सब, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कंपाउंड अपन को दे दिया क्या, मान लो, चलो पहले तो ये 2 करते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जैसे सिग्मा और पाई। तो बेटा देखो, इस वाले में अगर मैं देखूं, तो कार्बन के साथ 3 सिग्मा बने हुए हैं, 3 और एक 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा, ये एक तो पाई हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ यदि 2 बॉन्ड बनाया तो एक पाई और एक सिग्मा। तो आप ये देखोगे 3 इसके बने हुए हैं, चौथा ये हो गया, ये वाला, ठीक है ना, 5 6 7, तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई कितना है, 1 है केवल और केवल। बात समझ गए क्या। यहाँ पे देखोगे तो 3 और एक 4 सिग्मा, भाई 3 इस हाइड्रोजन के, 3 सिग्मा, ये चौथा सिग्मा,
ठीक है, चौथा, और ये पांचवा सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, छठा सिग्मा, ये तो पाई है, ठीक है, तो ये 6, और इस कार्बन के साथ ये 7, ठीक है, और 7, और यहाँ पर आप देखोगे ये 8 सिग्मा हो गया, और यहाँ पर 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, 1 2 3 4, हाँ 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर, और एक क्या हो गया बेटा, पाई बॉन्ड हो गया ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अपन ने कहा यहाँ पर है भैया, यहाँ पर 3rd नंबर वाला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपके सामने, 3rd नंबर वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अपने कहा कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O बना हुआ है, बात समझ गए क्या। इसमें सिग्मा और पाई काउंट करो कितने, बताओ कितने, सिग्मा और पाई काउंट करो फटाफट जल्दी से। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, बात समझ गए क्या, बोलो 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 जल्दी बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 और 1 4, 3 तो हाइड्रोजन के साथ ये वाला 4 सिग्मा, इस कार्बन के पास देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखें 3 4 सिग्मा, ये 5वां सिग्मा, ये तो दोनों पाई हो गए, ये वाला और ये वाला पाई हो गया, ये वाला भी पाई हो गया और ये वाला भी पाई हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 3 4 5 सिग्मा है और 2 क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है, 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। ये पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, बात समझेगे नहीं समझ गए, पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक बेंजीन तुमने देखा होगा, बेंजी नाम सुना है, बेंजीन, अरे 10th में सुना तो होगा बेंजीन को, सबकी प्यारी हमारी बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से देखो ये, अब बताना इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, बताओ जरा जल्दी बताओ, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने इसमें पाई बॉन्ड हैं, बात समझ गए क्या। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर अपन बात करें बेटा, तो हमारे पास हम देखेंगे इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा, ये तो पाई है, मैं भी पाई हूं, मैं भी पाई हूं। तो ये कार्बन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा हो गए, ठीक है, ये 4 चौथा सिग्मा, ये 5वां सिग्मा, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ठीक है। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 12 क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स, अरे 12 ही है ना, देख लो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है बेटा, और 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो यहाँ पर क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, बाकी 1 2 3 क्या हो गए, यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गए। तो ये हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, क्लियर है क्या बात, बोलो यार यस या नो, अरे बोलो भैया, क्लियर है ये, बिल्कुल सर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कार्बन को लिखने का तरीका है, कार्बन चेन को शो करने का, कार्बन चेन आपको 3 टाइप से मिल सकती है, कार्बन चेन को आप 3 टाइप से लिख सकते हो। जो हमारे पास कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन को बेटा अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से समझना, 3 तरीके से अपन लिख सकते हैं कार्बन चेन को, और यहाँ पर है ना 3 तरीके से अपन कार्बन चेन को लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक होता है बेटा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल, अरे क्या सर आप भी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ये कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसमें एक एक हाइड्रोजन, एक एक एटम में तुम्हें इस तरीके से शो कर रहा हूं कि यार कहाँ लगा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, आपको साफ साफ दिख जाएगा एकदम सपा सपा से, कि इस तरीके से, एकदम इस तरीके से, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या मेरी बात क्लियर है क्या यार, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप देखो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है इस कार्बन के 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके भी 4, इसके भी 4, काउंट कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, मतलब स्ट्रक्चरल वाला है, ओपन ओपन एकदम खुला, सबको दिख रहा है, बात समझ गए क्या। तो वो चीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एक है कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसी को मैं कंडेंस्ड वे में कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो नोटेशन मतलब कार्बन चेन को आप 3 तरीके से शो कर सकते हो, कैसे कैसे, एक तो शो कर सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, किसे कर सकते हो,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से बेटा। किससे कर सकते हो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ गए क्या? बोलो यस या नो। बिल्कुल सर समझ गए। दूसरा बेटा हमारे पास है कंडेंस्ड फॉर्मूला। दूसरा कौन सा है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसा होता है? ध्यान से समझना। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड कर दो उसको। कैसे कर दो? कंडेंस, मतलब आपस में चिपका दो, उनको जोड़ दो। कैसे? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3, इसको मैं लिख सकता हूँ CH2। ठीक है ना? देखो 1 2 3 4 CH2, फिर मैं लिख सकता हूँ CH2 और फिर मैं लिख सकता हूँ CH3। तो देखो CH3 ये रहा, CH2 ये रहा, CH2 ये रहा, CH3 ये रहा। इसी को कंडेंस्ड कर दिया, तो ये इसी का मेरे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला बन गया। तीसरा मेरे पास है बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन। केवल और केवल बॉन्ड की लाइन दर्शा रहे हैं अपन। केवल और केवल क्या दर्शा रहे हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। तीसरा मेरे पास है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से समझना जरा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारे पास, जैसे ये 4 कार्बन है ना, मैंने ऐसे शो कर दिया 2 3 4, बस बात खत्म। कुल लिखना ही नहीं है, केवल मुझे जिगजैग बनाना है। देखो ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2। अब देख लो ना, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। बात समझ गए क्या? बॉन्ड लाइन को ऐसे शो करते हैं। मैं एक एक चीज, कुछ बच्चे कुछ नहीं आता ना तो भी आ जाएगा, ऐसे शो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इस कार्बन को, ये जो डॉट से ये कार्बन, पीक क्या कहलाती है? कार्बन। ये पीक जो होती है ना, ये कार्बन कहलाती है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे होता है बेटा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, बात समझ गए? चलो, तो मैंने कहा कि अब जैसे यहाँ पर आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये है तो एक कार्बन ही बनाओ ना, एक के कितने कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4, तो एक बन गया, तो 1 2 3 हाइड्रोजन होते हैं। फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना? ये देखो इस तरीके से, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 4 बनाने हैं। अब देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अरे समझ आया नहीं आया? अरे बोलो यार, बोलो 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 भैया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमारे पास कार्बन जो है वो 3 तरीके से आपको स्ट्रक्चर शो कर सकता है बेटा। कौन कौन सा? एक आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से, एक आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला इस तरीके से, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से। बात समझ आ गई क्या? बोलो, अरे बोलो भैया, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो अब मैं आपको ना एक बहुत शानदार सी चीज बताता हूँ, बहुत 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 शानदार सी चीज। ध्यान से सुनना। बोलो, बताऊं? बताऊं क्या? चलो, मैंने क्या करा कि अगर मैं मान लो ऐसे लिखना चाहूँ, अगर तुम्हें कंडेंस फॉर्मूले को ओपन करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपने पास यार ये वाला है कि अपने पास ये है CH3 है, CH2 है, और इस तरीके से, मतलब जैसे आप यहाँ पे अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें, मतलब कंडेंस फॉर्मूला अपने पास CH3 CH2, यहाँ पर C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है। अब इसको जनरली आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो करोगे? बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखोगे इसका? हाउ यू राइट बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है ना? कैसे के लिखोगे इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन? जल्दी बताओ। तो 1 2 3 4 कार्बन है पहली बात तो 1 2 3 4 कार्बन बना दिए। डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर, तो ये लो इसका डबल बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, बस सिंपल। ऐसे बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? इजी है, टफ नहीं है। जैसे मैंने कहा ये है, ये मैंने कहा ये अपने पास CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड C, और यहाँ पर आपके पास है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है आपके पास H नहीं, यहाँ पर कार्बन है और ये CH3 है आपके पास। ठीक है,
कैसे लिखोगे? अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, कैसे बनाओगे? हाउ यू मेक बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ या हाउ यू राइट द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अपन ऐसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से समझना कि अपने पास कितने कार्बन है, कितने कार्बन है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है अपने पास। तो 8 कार्बन की चेन बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये लो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब सॉरी 1 2 3 4 5वें कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5वें कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ये लो डबल बॉन्ड, ठीक है। 5वें के बाद छठा, 7वें पे डबल बॉन्ड ओ है, तो 5वें के बाद छठा, आप ये देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो छठे के बाद 7वें पे यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, तो ये रो डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और ये CH3 बन गया। तो आप देखो ये जो पीक्स पर आ रहे हैं ना बेटा, ये सारे कार्बन है, ये भी एक 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 कार्बन है। बस समझ गए? कोई अदर है तो आप देखो कैसे, जैसे डबल बॉन्ड हो वैसे शो किया है, इस तरीके से कंडेंस फॉर्मूला में अपन इस तरीके से शो करेंगे उसको। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यार यस या नो, बोलो यस या नो। अब जैसे मैंने बोला कि यार तुम्हें कभी ना ऐसा स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, कैसा? ध्यान से सुनना, ये लो। अब तुम सोच में पड़ जाओगे कि कितने कार्बन है। अरे यार एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये है, यहां से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहां से ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, टोटल 4 कार्बन है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? टोटल कितने कार्बन है? 4। तो कभी ऐसे सीधी डंडी आ जाए और कंफ्यूजन हो जाए ऐसा कुछ, तो आप समझ लेना कि भाई कितने कार्बन है यहाँ पर। बात समझ गए क्या? ये चीज़ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है बात? तो ये अपना ऑर्गेनिक में अपन ने बहुत बेसिक से पूरा जो भी होता है वो पूरा कवर किया। बात समझ गए नहीं समझ गए? बेसिक जितना भी होता है, मैंने कहा कि यार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ देखते हो, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं, सॉरी मैंने आपको बताई है। और दूसरा अपन ने ये जो बेसिक डिस्कशन किया है कि आप कार्बन की जो बॉन्ड्स हैं उनको कैसे शो कर सकते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है ना? क्या मेरी ये वाली बात क्लियर है? क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे लगाते हैं, बोलो? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना आ गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बिल्कुल 101%। बेसिक चीजें बच्चा सोचता है क्या सर ये तो इतनी इजी है, अरे तुम गलती कर दोगे, फिर भी क्यों कर दोगे? क्योंकि तुम जल्दबाजी करोगे। तो जल्दबाजी नहीं कर रही हैं, गलती नहीं कर रही हैं, बिल्कुल आराम से अपन को पढ़ना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल आराम से चलना है, एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है? चलो तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अपन जो यहाँ पर रीड करेंगे, बोलो यार क्लियर है क्या यहाँ तक? चल अब नेक्स्ट आपको बताऊँ मैं, ये आ गया ना, बताओ, ठीक है? अब जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, कभी मान लो ऐसा लिखा हो, कभी इस तरीके से हो कि मान लो आपके पास है CH3 CO CH3। अब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताओ। स्ट्रक्चरल, डॉट लाइन नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ठीक है? डॉट लाइन भी लिखना, तो स्ट्रक्चर बताओ। देखो एक कार्बन है, ये रहा, बिल्कुल सर इसके 3 हाइड्रोजन है, ये हमने शो कर दिए, शो कर दिए। यहाँ पर एक कार्बन है, बिल्कुल सर। अभी ऑक्सीजन ये कहाँ जाएगा सर? इसको कैसे जोड़ें? क्या हम इसको ऐसे जोड़ दें क्या? यही दिमाग लगाओगे ना सर, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, सन्नाटो एक चाटा पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है C, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगेगा, मतलब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगेगा। देन यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा, देन यहाँ पर ये बेटा आपके पास ये H और ये H और ये H। बात समझ गए क्या? देख लो CH3 CO CH3, क्लियर है? इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहे हैं, बॉन्ड फुलफिल होने चाहिए 4। बात समझ गए? बॉन्ड लाइन अगर इसका नोटेशन शो करूं तो ये लो, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड O है। बात समझ गए क्या? ये लो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन शो हो गया क्या भैया?
बोलो यस या नो। भाई ये वाला भी कार्बन है यहाँ पर, ये वाला भी कार्बन है यहाँ पर, ये वाला भी कार्बन ही है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब ना मैं आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कार्बन का, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही वो 3 डायमेंशनल हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर होगा, sp है तो लीनियर होगा। अरे है कि नहीं? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तभी तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं। बाकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और sp हाइब्रिडाइजेशन में तो हमारे पास केवल और केवल मात्र बेटा कैसे बनते हैं भाई, sp2 में तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, और sp की अगर मैं बात करूं तो उसमें लीनियर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर, सीधा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर केवल और केवल मात्र पॉसिबल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, और जैसे कार्बन का 3D स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनेगा, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ना 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक बनाता है ये रहा, एक बनाता है ये रहा, और अब ध्यान से सुनना, देखो एक तो बॉन्ड ये बन गया, एक ये रहा। नहीं यार, इसको ना कलर नहीं करना अपन को। ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। बात समझ गए क्या? अरे बोलो यार, यस या नो? बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैंने कहा यार एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। ठीक है, एक होगा बेटा, एक वो बनाएगा, ध्यान से सुनना, एक वो बनाएगा वेज पे, एक वो बनाएगा इस तरीके से वेज। ये वेज क्या होता है सर? वेज मतलब आउट ऑफ प्लेन, इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन आ रहा होगा, ये हो गया वेज। ठीक है, और एक हो गया डैश। एक क्या हो गया? डैश। डैश मतलब बेटा बिलो दी प्लेन, डैश मतलब बिलो दी प्लेन। डैश थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश मैं करता हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ। अरे यार अच्छा क्यों नहीं बन रहा है यार? इतना शानदार बनता है, तुम लोगों की क्लास में पता नहीं क्या हो गया। ये तो है बेटा वेज, ये डैश, ये दोनों एक प्लेन में। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो ये तो अपने पास हो गया, ये तो अपने पास क्या हो गया? वेज। ठीक है ना? वेज। और ये अपने पास हो गया डैश। ठीक है ना? अबोव द प्लेन होता है, अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। बात समझ गए बेटा? बिलो द प्लेन कैसे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये रहा स्ट्रक्चर। अब ना इसको देखो, आप ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैं आइसन कर दूं, यहाँ पे लगा के ला रहा हूँ, देखो ये आपके पास कार्बन है, ये दिख रहा कार्बन। देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। ये पीछे की साइड जा रहा है क्या यार? ये डैश वाला। ये आगे की साइड आ रहा है क्या यार? वेज वाला। बात समझ गए क्या? अब इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऐसा ही है आपके पास, ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है। ये एक सिंगल लाइन बेटा, ये तो सिंगल लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेज। और ये बिलो दी प्लेन जा रहा है, पीछे की साइड जा रहा है बोर्ड के। भाई ये बोर्ड है, देखो बोर्ड पे ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है। बोर्ड के आगे की ओर आ रहा है वो वेज है, बोर्ड के पीछे की ओर जा रहा है वो डैश है। क्या मेरी बात समझ आई क्या? अरे 3D स्ट्रक्चर दिख रहा नहीं दिख रहा तुम्हें? बोलो, बात समझ आई क्या? तो दैट इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कार्बन का। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये 3 डायमेंशनल है। ध्यान से देख लो भाई, ये वाला तो हो गया सीधी लाइन, ये वाला ये बोर्ड पे बना हुआ है, एक ही प्लेन में है ये दोनों। परंतु ये जो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड एक प्लेन में है। ये देखो एक प्लेन अगर मैं काट दूं ऐसे, एक प्लेन, जैसे एक प्लेन में अगर मैं काट दूं ऐसे ऐसे, तो देखो ये तो आ गया भैया बिलो दी प्लेन ये वाला, और ये अबोव दी प्लेन मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ये दोनों बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है, बाकी ये सेम प्लेन में होते हैं। तो दैट इज द टेट्राहाइड्रल, दैट इज टेट्राहाइड्रल। बात समझ के क्या? इसी को अपन टेट्राहाइड्रल कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है क्या यार बच्चा? क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बात क्लियर है। तो ये अपन ने कहा कि भैया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आपके पास, किस तरीके से जो है आपके पास 3D स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो रे भैया, ध्यान से सुनो। क्या सुने सर? ध्यान से सुनो। देखो अब जो अपन पढ़ाने वाले हैं, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया। बोलो यार, पढ़े क्या? क्या पढ़ रहे अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो ये रहा, कहाँ गया? अरे भैया कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? डिलीट कर भैया इसको। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन पढ़ रहे हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है बेटा, जनरली अगर अपन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक है असाइक्लिक और ओपन चेन। असाइक्लिक और ओपन चेन। असाइक्लिक और ओपन चेन क्या होते हैं? जो आपस में जुड़, देखो चेन क्या होती है, चेन किसको बोलते हैं मुझे बताओ? चेन क्या है? क्या चेन को आप सीधा पहन सकते हो क्या कभी? भाई आपको गले की चेन है तो क्या उसको कभी बिना ऐसे बंद करे पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते ना। चेन मतलब साइकिल बनी हुई होनी चाहिए उसके अंदर, उसका एक मुंह दूसरे मुंह से जुड़ा हुआ, मतलब एक कोना दूसरे कोने से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो साइक्लिक है, वो साइक्लिक है। साइकिल में गोल गोल टायर होता है ना, वो वाला साइक्लिक। बात समझ गए क्या? और असाइक्लिक और ओपन चेन मतलब जैसे मैंने कहा कि यार ये कंपाउंड है अपने पास ऐसे 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 ऐसे, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये कैसे स्ट्रक्चर है सारे? ओपन चेन। ये हो गया। अब चाहे तुम इसको जैसे कोई बोल दे कि यार ये ये कैसा है सर, तो ये भी ओपन चेन ही है भैया। जब तक एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा नहीं, वो क्या है? असाइक्लिक और ओपन चेन। तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर एक तो क्या देखने को मिलेंगे? असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। बात समझ गए क्या? कैसे कंपाउंड बेटा? असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। क्लियर है बात? दूसरा हमारे को मिलेंगे कौन कौन से? देखो दूसरे हमारे को मिलेंगे यहाँ पर, ये शो हो रहा है ना तुम्हारे को, ये इसके पार्ट से भैया इसके, हाँ ठीक है ना, ये वाला पहला पार्ट है और ये वाला दूसरा पार्ट दिख रहा है ना तुम्हारे को? चलो हाँ दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है सर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक बेटा असाइक्लिक और ओपन चेन, दूसरा मैंने कहा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। साइक्लिक कैसे हो गए? जैसे भैया ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या है? ये क्लोज हो गया क्या? बिल्कुल सर, ये साइक्लिक है और क्लोज्ड है, तो ये साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर आते हैं। किसके अंदर? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड के अंदर आते हैं। सर ये कैसा है? ये भी साइक्लिक और क्लोज्ड है सर। अभी नहीं सर, थोड़ा सा जोड़ दो इसको। बिल्कुल, ये लो जोड़ दिया, चेन को जोड़ दिया। बात समझ गए क्या? तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन दो टाइप के पढ़ेंगे बेटा, एक पढ़ेंगे असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, एक अपन पढ़ेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एक क्या पढ़ेंगे अपन? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा फिर साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। कार्बोक्सिलिक नहीं है ये, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है, यानी कार्बन की चेन के बने हुए, केवल और केवल मात्र कार्बन की चेन के बने हुए। ठीक है ना, ऑल एटम्स आर ऑफ कार्बन। ऑल एटम्स मतलब चेन है एक, चेन है एक क्लोज्ड। कैसी? क्लोज्ड। एक क्लोज्ड चेन है और उस क्लोज्ड चेन के अंदर सारे कार्बन बेटा, सारे के सारे कार्बन है। बात समझ गए क्या? कोई भी दूसरा एटम नहीं है। ठीक है ना, ऑल एटम्स आर कार्बन, तो कार्बोसाइक्लिक। ठीक है ना, यानी कि ऑल एटम्स आर कार्बन, ऑल एटम्स
इन चेन आर कार्बन। बात समझ गए क्या? जो सारे एटम्स हैं हमारे पास चेन के अंदर वो क्या है बेटा? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या यार? बोलो यस या नो। बिल्कुल सर। तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हैं, एक असाइक्लिक और ओपन चेन है, एक हमारे पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन है। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन में दो है, एक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। ठीक है ना? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक की अगर अपन बात करें तो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक, और एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। एक हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक। बात समझ गए क्या? एक हमारे पास होते हैं एलिसाइक्लिक, एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक जो होते हैं ना बेटा, एरोमेटिक के कंपाउंड्स होते हैं जो तुम्हें मैं अब भी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बता सकता। जैसे मैं आपको बात बताऊं तो बेंजीन, बेंजीन मतलब जैसे अपन बेंजीनोइड, मतलब इसमें भी दो टाइप है, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। ध्यान से समझो, शांति से समझो। अपन क्या कह रहे हैं? साइक्लिक और क्लोज चेन में दो टाइप है, एक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने कहा कि यार मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, और ये कार्बन है, कार्बन कार्बन की तीन चेन बनी हुई है। ठीक है ना? तो ये एलिसाइक्लिक है। ये कैसा? एलिसाइक्लिक है। कार्बन कार्बन की चार चेन बनी हुई है। ठीक है ना? इस तरीके से ये कार्बन कार्बन की चार चेन बनी हुई है, ये भी एलिसाइक्लिक है। कार्बन 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 की पांच की चेन बनी हुई है, ये भी एलिसाइक्लिक है। यानी कि एलिसाइक्लिक यानी कि नॉर्मल जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एलिसाइक्लिक है। अब एरोमेटिक क्या होते हैं? ये अभी नहीं, कुछ रूल्स होते हैं इनको प्रेडिक्ट करने के। अब मैं अभी देख के नहीं बता सकता कि एरोमेटिक नहीं, मुझे उस पर रूल्स लगाने पड़ेंगे। एरोमेटिक कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसको पता करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं अभी नहीं समझा सकता। एक बड़ा कंसेप्ट है और एरोमेटिसिटी, वहां पर अपन समझेंगे। बट अभी के लिए समझो कि मैं बता रहा हूं आपको कि एरोमेटिक, जैसे मैंने कहा बेंजीन एक एरोमेटिक है, मैं कह रहा हूं तो मान लो। क्यों? क्योंकि वो होता है, इसमें रूल लग रहे हैं एरोमेटिक वाले। तो ये साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन 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 ही है, कोई दूसरा आइटम नहीं है, और ये एरोमेटिक भी है। अच्छा, एरोमेटिक में भी दो टाइप होते हैं बेटा, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। जो बेंजीन जैसे दिखते हैं दैट इज बेंजीनोइड, जो नहीं दिखते वो नॉन बेंजीनोइड। आगे डिटेल में पढ़ना है, बट अभी के लिए शांत रहो, क्लासिफिकेशन पढ़ो बस। एरोमेटिक है वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जिनसे खुशबू आती है, जिससे अरोमा फ्लेवर्स, याद आया? अरोमा परफ्यूम्स आते हैं ना, अरोमा फ्लेवर्स, वो बड़े बड़े वो कार के अंदर लगाने के भी आते हैं परफ्यूम्स, अरोमा फ्लेवर का ये खरीदो। तो एरोमेटिक खुशबूदार कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? खुशबूदार, जिनके परफ्यूम्स वगैरह ये सब बनते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अपन अब भी एरोमेटिक कौन है कौन नहीं है ये चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर ये चर्चा? ये चर्चा इसलिए नहीं करेंगे बच्चा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आपको तो पता ही नहीं, मुझे तो पता है भाई इसमें रूल लग रहा है ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी को पता करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन कंपाउंड को पता करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो अपन रूल एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है? तो अपन ने कहा कि यार हमारे पास साइक्लिक और क्लोज चेन में दो टाइप हैं, एक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक में दो, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब ये नॉर्मल, ये जो कार्बन चेन है आपका, ये आपका कार्बन कार्बन होनी चाहिए, वो नॉर्मल चेन है दैट इज एलिसाइक्लिक। लेकिन एरोमेटिक है जैसे कि बेंजीन जैसे हैं, और बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, तो वो एरोमेटिक है। वो क्या है? एरोमेटिक है। अच्छा समझ गए? दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं सर? सर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो वो साइक्लिक तो होते हैं, परंतु उनमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा आइटम है चेन के अंदर। ठीक है ना? क्या बोल रहा हूं मैं? कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा चेन में कार्बन के साथ भी कोई और एटम है। उसको अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ आ गई क्या? जैसे हेटेरोसाइक्लिक की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो जैसे ये वाला होता है, जैसे मैंने कहा कि यार ये है अपने पास, यहाँ पे सल्फर आ गया,
ठीक है, और मैंने कहा कि ये है अपने पास इपॉक्साइड, ठीक है ना, 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन आ गया बीच में, तो ये कैसा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। बात समझ आ गई क्या? जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, पिरिडीन वाला स्ट्रक्चर होता है, ये पिरिडीन बोलते हैं अपन इसको, सबके नाम पढ़ेंगे, जल्दी नहीं लो, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, बहुत ही जल्द अपन इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो अपने कहा कि यार इस तरीके से अपने पास कंपाउंड होते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक है। ये सारे क्या है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक, ये सारे कैसे हैं, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, बताओ यार, यस या नो? अरे बोलो भैया, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मैंने कहा कि यार हमारे पास जो है, हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स हैं। एक हमारे पास भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में हमारे पास 2 हैं, एक है असाइक्लिक और ओपन चेन, एक है हमारे पास साइक्लिक और क्लोज चेन। और साइक्लिक और क्लोज चेन में हमारे पास 2 हैं, एक होमोसाइक्लिक है और एक कार्बोसाइक्लिक है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में अपन देखें तो 2 है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब बेटा सारे कार्बन क्या हैं, सेम ही हैं। बात समझ गए क्या? मतलब होमो में तो सेम ही होंगे, परंतु वो एरोमेटिक नहीं है। और दूसरे एरोमेटिक है, एरोमेटिक में बेंजेनोइड नॉन बेंजेनोइड होते हैं। अभी के लिए केवल याद करना है, बाकी बाद में डिस्कशन करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन चेन के बीच में कोई डिफरेंट एटम भी है, तो वो हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है बेटा? हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है। बात समझ गए क्या? तो ये हमारे पास जैसे हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये चीजें हमारे पास आती है। बोलो क्लियर है बात, बोलो यार। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, ठीक है, आज अपन ने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा? नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपन? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम क्या, आईयूपीएससी। मतलब आईयूपीएससी कि यार नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं, नॉर्मली नोमेनक्लेचर को कैसे करा जाता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बोलो क्लियर है क्या यार? क्लियर है? चलो लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे अपने पढ़ा था, ये जैसे बेंजीन जैसे हैं, ये तीनों देखो बेंजीन बेंजीन जैसे दिख रहे हैं क्या? जैसे इसका नाम तो है ही बेंजीन, ठीक है ना। और ये मतलब एरोमेटिक के अंदर बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड वाले ऐसे होते हैं। ये है एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन। ये है नेप्थलीन्स, नेप्थलीन बॉल्स होती ना, नेप्थलीन्स, तो वो इसी ये स्ट्रक्चर होता है इनका। ये सारे बेंजेनॉइड हैं बेटा, ये के सारे कैसे हैं, बेंजेनॉइड एरोमेटिक। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मत जाओ एरोमेटिक वाले वर्ड पर, अभी केवल ये ध्यान दो। ये ट्रोपोइन हो, ये आपका ट्रोपोन हो गया। ट्रोपोन जो है ये नॉन बेंजेनॉइड है। ये कैसा कंपाउंड है, ये आपके पास नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड आ गया। ये बात समझ गए क्या बेटा? कैसा आ गया, ये नॉन बेंजेनॉइड आ गया। जबकि ये देखो, ये वाले हेट्रोसाइक्लिक, ये कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक। देखो इनमें कार्बन के अलावा भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये सारे कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक। ये सारे कैसे हैं बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे फ्यूरैन हो गया, थियोफिन हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सारे अपने पास कहीं ना कहीं क्या आते हैं बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। ये नॉन बेंजेनॉइड है, ट्रोपोन हो गया, ये बेंजेनॉइड है, एरोमेटिक वाला कंपाउंड हो गया। बात समझ गए क्या? तो ये चीज है हमारे पास, क्लासिफिकेशन भी अपन ने कंप्लीट किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। आज अपन ने पूरा बेसिक कवर करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। देखो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, हमारे पास इन नेक्स्ट क्लास जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईयूपीएससी स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, आईयूपीएससी। आज अपन ने जितने भी जनरल बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं, अब अपन स्टार्ट कर देंगे क्या बेटा, आईयूपीएससी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आईयूपीएससी अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबका नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे अच्छे से। बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट पढ़ें, चलो। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वापस कि आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, इनमें बेटा ओनली फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहने वाला है। कितना ऑफ रहने वाला है? 50% ऑफ रहने वाला है। और आपके पास यहाँ पर निर्माण बैच है, पराक्रम है, यहाँ से तीनों के लिए 50% ऑफ है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप इन कोर्स को एसेस कहाँ से कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके या फिर इस क्यूआर को स्कैन करके आप आईपी इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। बात समझ आ गई क्या? इसी के साथ
थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास। क्लियर हो गई बात?